हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, दैट्स ग्रेट। चलिए गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर। एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं हूं निखिल छाबड़ा और आपका वेलकम करता हूं फिर से आपके अपने खुद के चैनल एक्स्ट्रा माइंड्स। आओ स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक फॉर द डे इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी बच्चे इसमें समझने में मिस्टेक्स करते हैं, इसको अप्लाई करने में मिस्टेक्स करते हैं। तो देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि क्या मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अभी हम बात करने वाले हैं एनर्जी विद इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आती है उसी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे। ऐसा नहीं कि एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, डेफिनेटली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, बट उसके लिए पहले कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके से कंसेप्ट को समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी के एक एक्सप्रेशन को हम डिराइव करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लीज इग्नोर दी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर होती है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस can be simply defined as the amount of work done in bringing these charges from infinity to the desired location so that they form a system। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लेकर आने में। ऑफ कोर्स ये चार्जेस कहीं स्पेस में फैले हुए हैं, एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस को वापस असेंबल करने के लिए। उस वर्क डन के टोटल को ही हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं फिगर से। सो लेट अस से एक चार्ज है Q1 जो यहाँ पर है विच इज एट इन्फिनिटी। अगेन एक चार्ज है Q2 अगेन इन्फिनिटी पर। एक और कोई चार्ज है Q3 वो भी लाइक कर रहा है इन्फिनिटी पर। तो आपने कितना वर्क करा Q1 Q2 एंड Q3 को मूव कराने के लिए, सच दैट ये कोई एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कोई ट्राइंगल, कुछ भी शेप हो सकती है, तीन चार्जेस से जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे। तो कितना वर्क करना पड़ा आपको टोटल, वो टोटल वर्क डन ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन, और वो टोटल वर्क डन ही सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाने वाला है इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर ए टू चार्ज सिस्टम। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए थ्री चार्ज सिस्टम, एंड दैट फॉर्मूला कैन बी एक्सपेंडेड टू एन चार्ज सिस्टम। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a two charge system।
अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा रीजन कैसा है, एक ब्लैंक रीजन है, यहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। डेफिनेटली हम वो पॉइंट भी, वो केस भी स्टडी करेंगे जिसमें पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंप्लीटली ब्लैंक रीजन है। और हमारे जो दोनों चार्जेस हैं दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट। एक चार्ज Q1 है जो कि इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, और दूसरा चार्ज भी ऐसा ही है कुछ जो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो आप पहले किसी भी चार्ज को लेकर आ सकते हैं। तो लेटर से हमने Q1 चार्ज को मूव कराया किसी पॉइंट A पर, सो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेटली नॉट, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा कि रीजन खाली है, एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस चार्ज Q1 पे फोर्स लगाने वाला भी कोई नहीं है। कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा तो डेफिनेटली वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स होगा तभी तो हम उसके अगेंस्ट या उसकी हेल्प से मूव करने के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पे कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वर्क डन वुड बी सिंपली जीरो। एंड मोर ओवर चैंपियंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो आप किसी भी पाथ से मूव कराएं वर्क डन सेम रहने वाला है। ऑफ कोर्स इस केस में तो जीरो, बट डेफिनेटली जब हम इसको मूव कराएंगे तो वर्क डन आएगा, बट वो वर्क डन जो है वो डिपेंड कभी नहीं करेगा अबाउट द पाथ फॉलोड। आप सीधे रास्ते से आए, घूम के आए, यहाँ से इस चार्ज को अपने घर पे ले जाएं और फिर वापस लेकर आए, तो भी वर्क डन सेम आने वाला है। फिलहाल फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन जीरो। लेटर से हमने फर्स्ट चार्ज को मूव कराया और प्लेस कर दिया पॉइंट A पर। सो Q1 अब हमारा पॉइंट A पर पहुंच चुका है। अब हम Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो लेटर से कुछ फैंसी से पाथ से लेकर आते हैं। ओके, हम लेकर आ गए हैं चार्ज Q2 को पॉइंट B पर। अब पॉइंट B कहाँ पर है, थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट अस से पॉइंट B जो है इट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ R12 फ्रॉम लोकेशन A। अब आपने क्या करा है, चार्ज Q2 को मूव कराया है, पॉइंट B पे लाके प्लेस कर दिया है। डेफिनेटली इस बार आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज अब आप एंटर कर रहे हो पॉइंट A के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पहले कोई फील्ड नहीं था तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं हुआ था। बट अभी क्या है, Q2 चार्ज जो है अब वो पॉइंट A के एरिया में एंटर कर रहा है, तो A उसको अट्रैक्ट या अपोज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइन कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट हमें ये तो पता चल रहा है कि पॉइंट B जो है, जो Q2 चार्ज की लोकेशन है, वो लाई कर रहा है पॉइंट A के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो डेफिनेटली पॉइंट B पर चार्ज Q1 की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। सो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल V एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। और हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो सिंपली किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट B पर चार्ज Q1 की वजह से, ऐसा आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। तो वर्क डन का सिंपल सा मामला आ जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 डिवाइडेड बाय R12। आप इस चीज को मल्टीप्लाई करने वाले हैं Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड से। सो दिस वर्क डन विल बी सिंपली इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, एक बार देख लेते हैं। टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट वाले चार्ज को मूव कराने के लिए आप चाहे इसको W1 कह दें, इसको W2 कह दें। सो वर्क 1 जीरो है। मैं अगर इसको एक बार ऐसे लिख दूं, सो दिस इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2। वर्क 1 इज इक्वल टू जीरो, वर्क 2 अभी आपने निकाला k Q1 Q2 अपॉन R12। सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस along with electrostatic force constant divided by the distance between the two charges। and definitely आप देख सकते हैं सब वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली होती भी है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी simply given by the expression k Q1 Q2 by R। सो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बट फॉर अ टू चार्ज सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि पहले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। आगे जाके भी सेम ऐसे ही रहेगा कि पहले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बट दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज जब भी आएंगे उनको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा।
एंड हर अगले चार्ज को लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने वर्क सेकंड चार्ज का निकाला, लेट अस से ये था W2, ये वैल्यूज आपके सामने है जिसको हमने यहाँ पे पुट करा एंड टोटल वर्क आपके सामने। तो सिंपल सी चीज, नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं 3 चार्ज सिस्टम के लिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ 3 चार्ज सिस्टम। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी भी हो सकती है, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर सकते हैं, ये तीनों एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगेन हम बात कर रहे हैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और वो भी एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा और वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने वाला है फाइनल लोकेशन पर। तो देखते हैं इसको भी एक बार। तो अगेन तीनों चार्जेस को अभी हम बिठाते हैं कुछ इन्फिनिटी पर। सो Q1 चार्ज लाइंग एट इन्फिनिटी, Q2 charge again lying at infinity, Q3 charge again lying at infinity। पहले किसको मूव कराना है, आप किसी को भी मूव करा सकते हैं। थोड़ा सिंपल रखने के लिए लेट अस से हमने चार्ज Q1 को मूव कराया, आप Q2 या Q3 को भी मूव करा के ला सकते थे। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, बिल्कुल ठीक, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वर्क डन विल बी 0 बिकॉज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी से टू एनी पॉइंट E, बिकॉज पहले से कोई फील्ड नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आप Q2 को लेकर आते हैं कुछ पॉइंट B पर। अब पॉइंट B कहाँ पे लाई कर रहा है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो पॉइंट B इज लाइंग एट ए डिस्टेंस लेट अस से R12 फ्रॉम पॉइंट A। अब इसको यहाँ पे ले जाने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क लगेगा, W2, जो कि किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल कितना है पॉइंट B पे चार्ज Q1 की वजह से, एग्जैक्टली वही चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करी, मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2। अब बारी आती है थर्ड चार्ज की। अब थर्ड चार्ज आ रहा है घूम के किसी भी पाथ को फॉलो करता हुआ और ये पहुंच जाता है पॉइंट सी पर। पॉइंट सी को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। सो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं R23 और इसको हम ले लेते हैं R13। तो पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी को लाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ा विच इज W3, जो कि किसके इक्वल होगा, what is the potential due to charge Q1 at point C, तो इसको हम लिख सकते हैं potential at point C due to charge Q1 plus potential at point C due to charge Q2 whole multiplied by Q3। क्यों? क्योंकि अब पॉइंट C पर दोनों का पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज A की वजह से भी, यानी कि चार्ज Q1 की वजह से भी एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज Q2 की वजह से भी एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट C के पास। तो हमें दोनों पोटेंशियल लेने हैं, दोनों को एडअप करना है। रीजन फिर से वही है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी नेट पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम फाइंड आउट करेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो द टोटल वर्क डन is simply equals to W1 plus W2 and finally W3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क 1 तो फिर से 0 है, वर्क 2 अभी आपने निकाला था K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K Q1 अपॉन R13 एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 at point 3 is K Q2 divided by R23 whole multiplied by the charge Q3 जिसको आप लेकर आए। तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। So this total work done will be stored in the system in the form of its potential energy। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 divided by R23। So this becomes the expression for the electrostatic potential energy of a 3 charge system। तो आप देख सकते हैं काफी इजी है, आपको सिर्फ पेयर्स में काम करना है। ये आप देख पा रहे हैं एक पेयर बना Q2 Q3 का, सॉरी Q1 Q2 का, ऐसे ही उनके बीच का डिस्टेंस, फिर एक और पेयर बना Q1 Q3 उनके बीच का डिस्टेंस, एंड फाइनली एक पेयर बना Q2 Q3 और उनके बीच का डिस्टेंस।
एंड हम इसी एक्सप्रेशन को, सेम फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ एन चार्ज सिस्टम। तो अगर हम एन चार्ज सिस्टम की बात करते तो हम सिंपली क्या बोलते, फॉर एन चार्ज सिस्टम व्हाट वी कैन डू, सिंपली यहाँ पे इन सबको ऐड करना है, तो वी कैन यूज अ समेशन साइन। हमारे पास दो चार्जेस हैं, से क्यू आई और क्यू जे, इनके बीच का डिस्टेंस है आर आई जे। आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू दोनों वेरी करेंगी फ्रॉम, तो हम दो समेशन लगा लेते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, j की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक। कभी भी i और j बराबर नहीं होंगे, अदरवाइज हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k Q1 अपॉन R11, जो कि सही नहीं है, या k Q2 अपॉन R22 अगेन सही नहीं है। तो डेफिनेटली i और j बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है एन चार्ज सिस्टम के लिए। एग्री? नहीं, अभी एक भी इसमें एक गड़बड़ है, और गड़बड़ है छोटी सी, बट रिजल्ट बहुत बड़ा है उसका गड़बड़ का। कैसे, आप देखो ध्यान से, अगर चैंपियंस मैं ये लिखूं K1 Q2 और अगर मैं लिखूं Q2 Q1, क्या ये एक ही चीज नहीं है? सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज करी है। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू Q2 Q1 का प्रोडक्ट, और एग्जैक्टली यही सेम चीज हो रही है यहाँ पे। I की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, J की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है, बट I और J इक्वल नहीं हो सकते। और आपने क्या करा, इस समेशन में एक ही चीज को दो बार काउंट कर लिया, तो डुप्लीकेसी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1/2। अदरवाइज आप क्या करने वाले हैं, आप एनर्जी के एक्सप्रेशन में एक ही चीज को दो बार काउंट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस रीजन। तो इसलिए हमें हाफ लगाना यहाँ पे जरूरी है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ एन चार्ज सिस्टम। सिंपली आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, नथिंग टू गेट कंफ्यूज। पेयर्स बनाइए, उनके बीच का डिस्टेंस लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए। पहला वाला वर्क डन हमेशा 0 होगा, वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यू विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं आगे। कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्दो ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है ये चीज़ें, बट फिर भी एक बार समराइज करने के लिए। सो लेट अस से एनर्जी की हम बात करें तो ये हमेशा क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, हेंस जो भी वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ फॉलोड से। पाथ फॉलोड इन असेंबलिंग दी चार्जेस। चार्जेस को असेंबल करने के लिए जो भी वर्क करा गया होगा वही वर्क कन्वर्ट होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी में। तो पाथ फॉलोड जो भी होगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। रेदर इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी फाइनल configuration in some electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो फाइनली कहाँ पर है, पोजीशन क्या है उनकी, उस पर डिपेंड करने वाला वर्क डन, पाथ फॉलोड पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। थर्डली, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड along with the sign of course is more than 0। अब इसका मतलब क्या है, ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, दे आर लाइक चार्जेस। सो इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। दैट मीन्स कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इन चार्जेस को असेंबल करने के लिए, और वो भी कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। से फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 जो कि आ चुका है,
इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर। अब आप दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हो, वो भी पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पे, एंड डेफिनेटली आपको मूव करना पड़ेगा दूसरे चार्ज Q2 को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोवाइडेड बाय चार्ज ए। तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब ये सिस्टम टूटेगा, ए और बी चार्ज अलग होंगे, तो काफ़ी सारी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होगी, बिकॉज इनके पास है कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, विच इज दे आर अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। और ये हमें ईजिली समझ में आता है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास लाने के लिए नेगेटिव चार्ज को आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज खुद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अपने नेचर की वजह से एक अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। आपने तो कोई वर्क नहीं करा, तो जब आपने कोई वर्क नहीं करा तो पोटेंशियल एनर्जी किस बात की? आपके वर्क की वजह से नहीं आएगी। जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज इस चार्ज ने अपने आप नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया है। अगेन इसको हम Q1 और इसको Q2 कह सकते हैं, लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव, यानी कि अब आपको वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। सो यू हैव टू सप्लाई सम वर्क, इनपुट देना पड़ेगा एनर्जी का या वर्क का, टू ब्रेक दिस सिस्टम। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीजेस if the system is dismantled। अगर यहाँ पे सिस्टम डिसमेंटल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड वर्क इनपुट या एनर्जी का इनपुट रिक्वायर्ड है टू डिसमेंटल। अगर आपको डिसमेंटल करना है तो अब आपको कुछ वर्क देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, due to attractive forces between these two charges and due to repulsive forces between these two charges। ऑलरेडी अनस्टेबल है, एक पॉजिटिव चार्ज के सामने आपने दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाके बिठा दिया, तो व्हाट विल हैपन? ये कभी नहीं चाहता कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसके सामने आए। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चाहता कि वो Q1 पॉजिटिव चार्ज के सामने आके बैठे। तो पहले दोनों में अनबन है, तो डेफिनेटली आपको इनको ब्रेक करने में कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद ही टूट जाएंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उल्टा आपको पास लाने के लिए वर्क करना पड़ता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं आगे। अच्छा, अगर पहले से कोई फील्ड होता तो क्या करेंगे? लेट अस से इस रीजन में अब पहले से कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी चार्ज की वजह से, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of two charges within some electric field। सो पहले से कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेट अस से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास इस टाइप से, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका पूरा फील्ड फैला हुआ है। आपने क्या करा, एक सिस्टम बनाना है दो चार्जेस का, जिसमें आप Q1 चार्ज को रखना चाहते हैं पॉइंट ए पे, Q2 चार्ज को रखना चाहते हैं पॉइंट बी पे, और इनके बीच का डिस्टेंस है R12। एंड डेफिनेटली पॉइंट बी और पॉइंट ए का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो एक बार देख लेते हैं। डेफिनेटली पॉइंट ए पे कोई ना कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, तो जब आप चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे होंगे, इस बार वर्क डन 0 होगा? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से कोई पॉइंट ए पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, उस पोटेंशियल के अगेंस्ट या उस पोटेंशियल तक अपने पॉइंट Q1 को लेकर आया, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसको W1 मान लेते हैं। सो W1 इज सिंपली इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q1।
ऐसे वर्क डन W2, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मूव कराया अपने चार्ज Q2 को, प्लस चार्ज Q1 पहले से आ गया था, तो जो हम अभी तक फॉर्मूला लिखते आ रहे थे वो यहाँ पे फिर से एक बार एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो सिर्फ पोटेंशियल है पॉइंट बी पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली VB का मतलब ही क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस कौन सा पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। ये तो था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल, ये है Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो अब टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे तो प्लीज पॉज द वीडियो, पीछे जाइए, 1 मिनट पीछे जाइए, 2 मिनट पीछे जाइए, फिर से इसको देखिए, स्पीड कम करके देखिए, बट आपको यही दिखेगा कि हमने सिर्फ क्या करना है, वर्क डन निकालने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल पता लगाना है। पोटेंशियल पता लगाने के बाद चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, और पोटेंशियल जरूरी नहीं कि एक चार्ज की वजह से हो, वो मल्टीपल चार्जेस की वजह से हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। तो सब चीज़ें आपको अकाउंट में लेनी पड़ेगी और फिर आप फाइनली ऐड अप करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W1 और W2 का सम करेंगे, एंड W1 और W2 का सम करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A मल्टीप्लाइड बाई Q1 प्लस पोटेंशियल एट B जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई Q2 प्लस इसका फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई R1। थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं, R1। सो दिस बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसमें पहले से कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन आप Q2 चार्ज को भी इन्फिनिटी से ही लेके गए, बट इस बार वर्क डन 0 नहीं रहेगा, वर्क 2 तो कभी भी 0 नहीं रहता है। टोटल वर्क डन दोनों का सम एंड आपके सामने एक्सप्रेशन। सो दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 चार्ज सिस्टम। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देख ली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एट एनी पॉइंट P, अब वो पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स उस पॉइंट P की लोकेशन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उसका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P जिसको हमने डिफाइन कर रखा है उसके पोजीशन वेक्टर की हेल्प से मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। सो पोजीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, इसको लिख लेते हैं, R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर of any point P lying in some electric field। पॉइंट P किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है तो R वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल पता लगाना हो, मेरे को पॉइंट R पर पोटेंशियल पता लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, कितना वर्क करना पड़ा या कितनी एनर्जी स्टोर हो गई पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर ये चार्ज 1 कूलम का हो जाएगा, इफ Q इज 1 कूलम, देन इन दैट केस पोटेंशियल एट पॉइंट R इज सिंपली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट R तक लाने के लिए। सिंपल, एक बार लिख लेते हैं इसको। सो वी कैन से दैट
द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पॉइंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आर बोल दिया, पी बोले, क्यू बोले, एस बोले, आपकी मर्जी है। सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर, डेफिनेटली आर कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सिंपली डिफाइंड as the potential energy of 1 coulomb of charge at point r। तो जितनी 1 कूलम के चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट r पर, वही क्या चीज हो जाएगी, वही बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट r। या फिर आप ये भी कह सकते थे कितना वर्क करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को मूव बनाने के लिए किसी पॉइंट r पर, वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट r। प्रोवाइडेड दैट इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इस रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो वर्क डन 0 आ जाता है। इस रीजन में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ वर्क करना पड़ा 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए, वो वर्क डन कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली उस पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड के बराबर ही क्या होगा, पोटेंशियल। सो ये कंसेप्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिलेशनशिप विद पोटेंशियल। तो इसके आगे देखते हैं अब हमें क्या करना है। फाइनली हम बात कर लेते हैं एक डाइपोल के बारे में, और आज की क्लास को वहीं तक रैप अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज अभी कंसेप्ट्स काफ़ी सारे एक साथ हो गए आपके पास इस वीडियो में, तो आपको इसको 2 बार देखना चाहिए और सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहिए। तो बात कर लेते हैं फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो अभी क्या करना है अपने को, एक डाइपोल को प्लेस करना है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने प्लेस करा है एक डाइपोल को। इस डाइपोल के पास आपको पता ही है 2 चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इससे रिलेटेड हम एक चीज़ पहले से कर चुके हैं कि जब भी हम डाइपोल को प्लेस करते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है। एक बार काम करते हैं, फोर्स को ज़रा अलग कलर से दिखा लेते हैं, लेट अस से कलर चेंज नहीं हो रहा, ओके। सो ये फोर्स लग रहा है कितना, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, वो भी कैसा, प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में, एंड डेफिनेटली इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है जो कि आप जानते हैं। एंड दैट टॉर्क, चैंपियंस याद है ना फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता था यहाँ पे, सिंपली P क्रॉस E। इसका भी हम यूज करेंगे फिर से, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड है सिंपली PE साइन ऑफ थीटा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल है थीटा विच इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। आप डाइपोल मोमेंट जानते हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है। एक डिस्टेंस 2a भी हमें शोकेस करना पड़ेगा विच इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यूनिफॉर्म तरीके का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट है। हमने एक डाइपोल रख दिया, डाइपोल के पास 2 चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, लोकेटेड है पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल। डाइपोल मोमेंट है P, लेंथ ऑफ द डाइपोल है 2a। सो डेफिनेटली ये डाइपोल मोमेंट, ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ये डाइपोल पहले ऐसे पड़ा था, अब ये डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। बट हम क्या चाहते हैं, हम इसको रोटेट नहीं करना देना चाहते, उल्टा हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं।
तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लेट अस assume we rotated the dipole by a small angle d थीटा। आपने d थीटा एंगल से इसको रोटेट करा, से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगेंस्ट दी टॉर्क। इस टॉर्क के अगेंस्ट आपने रोटेट करा, तो छोटा सा वर्क करना पड़ा, dw दैट इज इक्वल टू टाउ इनटू दी थीटा। So in order to calculate the total work, definitely I need to integrate this d theta. That means I need to integrate p e sin theta d theta. कहाँ से कहाँ? Let us say डाइपोल पहले इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 में था, आपने घुमा के उसकी फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 2 कर दी। कुछ पहले एंगल बनाया था थीटा 1, आपने घुमा के थीटा 2 एंगल बना दिया। ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएंगी। तो वर्क डन सिंपली कितना आने वाला है? डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, आपके पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सॉरी। तो देखते हैं आगे क्या करना चाहिए। सो हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया है, दैट वर्क डन इज पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो वर्क डन। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस साइन एक बार बाहर ले लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क डन हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। So this becomes the expression for the work done, and this work done is exactly equals to the potential energy of the dipole in an external electric field. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस से if theta 1 is equals to theta and थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू पी ई कॉज ऑफ, इनिशियल एंगल है उसका, यही काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं, if the dipole is initially making an angle of 90 degree with the electric field and the final angle is theta, फाइनल एंगल हम थीटा कर देते हैं, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। पहले वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ था डाइपोल किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि डाइपोल मूवमेंट है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है सामने की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और आपने क्या करा, कुछ उसको रोटेट करके इस तरफ या इस तरफ फाइनल एंगल थीटा पे सेट कर दिया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि जो आपको वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू पी ई कॉज ऑफ थीटा 1 यानी कि कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस कॉज ऑफ थीटा 2 यानी कि थीटा 2 को हमने सिंपली थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, 90 डिग्री को हमने यहाँ पे पुट कर दिया थीटा 1 की जगह। पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉज ऑफ थीटा, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, बट कब? जब पहले वो 90 डिग्री एंगल बनाया था डाइपोल इनिशियली, एंड फाइनली आपने उसको थीटा एंगल पे सेट कर दिया। अब इसी पे हम कुछ 2-3 चीज़ें समझ सकते हैं
स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा डायपोल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी। तो फाइनली एक बार इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया u विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। सो केस 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, आपने उसको रोटेट करा के पैरेलली प्लेस कर दिया, पैरेलल प्लेसमेंट ऑफ डायपोल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो u आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री विच इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई, एंड दिस इज द केस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी किसी सिस्टम के पास, किसी बॉडी के पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हम कहते हैं कि उसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। अब ये अपनी ज़िंदगी में खुश है, स्टेबल है, कमा रहा है, खा रहा है मतलब स्टेबल है सिंपली। तो यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम देख पा रहे हैं बिकॉज उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस पी है। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपने वर्क नहीं करा है, वो स्टेबल हो चुका है। चलते हैं आगे, केस 2। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री प्लीज ध्यान में रखना, ये थीटा 0 डिग्री है द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सेकंड केस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री पुट करता हूँ, so potential energy u is equals to minus of pe cos of 90 degree, so potential energy would be simply equals to 0. And finally case third, this is the case of zero potential energy, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, case of zero potential energy। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा चार्ज को पैरेलली लाने के लिए, डायपोल को पैरेलली परपेंडिकुलरली प्लेस करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार केस 3 से पहले इसको देख लेते हैं। लेट अस से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डायपोल कुछ ऐसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू। आप इस पूरे डायपोल को उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ऐसा करने के लिए आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। रीजन भी जितना वर्क आपने प्लस क्यू को चार्ज को लाने के लिए करा यहाँ पे, उतना ही वर्क बट नेगेटिव में आपने करना पड़ा माइनस क्यू को चार्ज लाने के लिए। तो टोटल वर्क डन 0। वर्क डन क्यू चार्ज के लिए था प्लस क्यू, वर्क डन माइनस चार्ज के लिए था माइनस डब्ल्यू। टोटल वर्क डन वुड बी सिंपली इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई अगर आपको एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली प्लेस करना है तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता है। एंड फाइनली केस 3, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, डायपोल इज एंटी पैरेलल। डायपोल मोमेंट है कुछ इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस ऑफ 180 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 180 -1 होता है, तो यू आ जाएगा पी ई विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा, ये फिगर इसके लिए प्लीज़ डोंट गेट मिक्सड, चीज़ों को मिक्स मत करना प्लीज़। तो यहाँ पर क्या हो गया थर्ड केस में, मैं एक बार इसकी ऐसे कर देता हूँ, एंड दिस फिगर इज फॉर इसके लिए। सो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में, यानी डायपोल हो गया आपका अनस्टेबल। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन वाज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ potential energy of a dipole when it is placed in external electric field, and उसमें हमने देखी डिफरेंट ओरिएंटेशन। अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको।
एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे करा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, डायपोल को प्लेस करा एक फील्ड के अंदर जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, फोर्स प्लस की हुई पॉजिटिव चार्ज पे, फोर्स माइनस की हुई नेगेटिव चार्ज पे, जो फोर्स कपल बना के इस डायपोल को रोटेट कराना चाहेंगे, टॉर्क बनाएंगे, जो हम पढ़ चुके हैं पीई साइन थीटा, बट डेफिनेटली हम इस टॉर्क के अगेंस्ट मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं डायपोल को। सो वी नीड टू डू सम वर्क, वो हमने यहाँ पे देखा, छोटा सा वर्क डन, फिर उसको इंटीग्रेट करा टोटल वर्क निकालने के लिए, इनिशियल पोजीशन θ1 से लेके फाइनल पोजीशन θ2 तक। उसके आगे हमें दिखा कि हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं वर्क का कुछ पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। फिर हमने डायपोल में इनिशियल एंगल को फिक्स कर दिया 90 डिग्री, फाइनल एंगल को हमने वेरिएबल रखा थीटा, हमारा एक्सप्रेशन और शॉर्टन हो गया विच इज इक्वल टू माइनस पीई। एंड फाइनली उसमें हमने यहाँ पे कुछ केसेस को डिस्कस करा जिसमें डायपोल के पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल के पास है जीरो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है, एंड फाइनली केस 3 में मैंने डिस्कस करा आपके साथ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब वो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी मैथमेटिकल टाइप का कंसेप्ट था, डेफिनेटली इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। प्लीज़ डू द रिटन प्रैक्टिस ऑफ दीज डेरिवेशंस, बिकॉज हम इनको अच्छे से यूज़ करने वाले अपनी अपकमिंग क्लास में जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तब तक इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे से पढ़ें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।